हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी का। तो अपनी एमसीक्यू श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज नए क्वेश्चन कुछ मैं लेके आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन पे। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा। तो इसका आपका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन 3, विधान परिषद। लोकसभा और जो विधानसभा है वो भंग की जा सकती है, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। 5 साल बाद नई लोकसभा और नए विधानसभा में चुनाव होते हैं, तो नई विधानसभा और नई लोकसभा का फिर से शुरू हो जाते हैं। और राज्यसभा तो कभी समाप्ति नहीं होती, वो तो एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन। अनुच्छेद 169 के तहत यदि राज्य विधानसभा कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या 2/3 बहुमत से, जिसे हम विशेष बहुमत बोलते हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले जो बहुमत होता है उसको विशेष बहुमत बोला जाता है, विशेष बहुमत। ठीक है, तो इससे अगर संकल्प पारित करती है तो संघीय संसद साधारण बहुमत द्वारा राज्य विधान परिषद के सृजन या समाप्ति का अधिकार संसद को प्राप्त होता है। ये इसका कहने का मतलब है कि यदि राज्य विधानसभा अपने 2/3 सदस्यों के से बहुमत पारित करती है और संसद के पास भेजती है, तो संसद विधान परिषद का निर्माण और समाप्त कर सकती है साधारण बहुमत से। विधान परिषद को राज्यों में उच्च सदन, द्वितीय सदन और स्थायी सदन कहा जाता है। जैसे कि संसद में राज्यसभा को स्थायी सदन, उच्च सदन और द्वितीय सदन बोला जाता है, उसी तरह राज्य में विधान परिषद को स्थायी सदन, उच्च सदन और द्वितीय सदन बोला जाता है, क्योंकि इसके जो सदस्य है, क्योंकि विधान परिषद भी स्थायी, एक प्रकार से स्थायी है, इसके जो सदस्य है वो हर 2 वर्ष में निर्वाचित होंगे। वर्तमान समय में 6 राज्यों में विधान परिषद है: बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। विधान परिषद एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती, परंतु इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो मैंने जो बताया था 2 वर्ष बाद जो निर्वाचित होते हैं, तो वो 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, तो नए सदस्यों का चुनाव होता है। और इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। लोकसभा, विधानसभा और का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष का। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो एक तरफ आपको दे रखे हैं कौन से अनुच्छेद और एक तरफ दे रखे हैं इन अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, तो आपका इसका मिलान करना है। तो इसमें आपका आएगा कि जो शिक्षा का अधिकार है वो आर्टिकल 21A के तहत है, तो डी का तो आएगा सेकंड। तो डी का सेकंड देख लो, किसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, इसमें बिल्कुल आसान है, इन 3 में नहीं है, बच गया ये एक ऑप्शन 3, तो इसमें ये एलिमिनेशन मेथड से बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। विकल्पों में दिए गए अनुच्छेद का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। तो ये जो दे रखे है, ये भाग 3 मूल अधिकार है, मूल अधिकार। आर्टिकल 18 क्या कहता है कि उपाधियों का अंत है शिक्षा एवं सेना को छोड़कर, यानी कि शिक्षा और सैनिकों को छोड़कर, जो शिक्षक और सैनिक होते हैं उनको छोड़कर किसी भी प्रकार की उपाधि का धारण करना वो वर्जित है। जैसे पहले राजा महाराजा धारण किया करते थे, बड़ी बड़ी उपाधियां, महाराजा, धीराज, इस तरह की, तो वो सब कुछ
निषेध कर दिया है। इसमें अनुच्छेद 18(1) यह निषेध करता है कि राज्य सेना एवं शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, तथा अनुच्छेद 18(2) के अनुसार भारत का कोई नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। यानी कि अगर विदेशों में किसी भारतीय नागरिक को कोई उपाधि दी गई है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। अनुच्छेद 21(1) क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। इसको कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। और 2002 में मैंने पिछली क्लासों में बताया और क्या जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था। एक मूल कर्तव्य कौन सा? 11 नंबर वाला, याद रखना इसको। और अगला है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 कहते हैं धार्मिक कार्यों के आयोजन करने की स्वतंत्रता रहेगी। यानी कि अपने अपने धर्म के जो भी अनुष्ठान वगैरह होते हैं, जो भी पूजा वगैरह होती है, उनको करने की लोगों को स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 29 क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा लिपि को सुरक्षित और संरक्षित रखने का अधिकार, अर्थात अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण शैक्षिक भाषा और लिपि के संदर्भ में सरकार इनकी सहायता करे। यानी कि अल्पसंख्यक जो भी वर्ग है उनकी भाषा लिपि और संस्कृति का संरक्षण कौन की सहायता करेगी? सरकार करेगी संरक्षण में। यह आर्टिकल 29 है। अगले क्वेश्चन है निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं नहीं थी। ये गौर करना, इसमें पूछा नहीं थी। पहला प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, यानी इसमें प्रांतियों को स्वायत्तता दी जाएगी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। तो इसमें तो देखने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो ऑप्शन 4 आएगा। तो जो द्वैध शासन है वो ये सही है कि प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया था। और प्रांतों में कब लागू किया था? 1919 के अधिनियम में, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। आइए 1935 का अधिनियम है वो देख लेते हैं, इसकी क्या विशेषताएं थी। संघीय व्यवस्था या अखिल भारतीय संघ का प्रावधान था एक तो इसमें। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता यही थी, यह अधिनियम के तहत ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना का सुझाव दिया गया था इसमें। दूसरी थी प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था का अंत कर प्रांतों को स्वतंत्र बनाया गया और स्वशासन का अधिकार दिया गया, अर्थात प्रांतों में स्वायत्तता की स्थापना की गई। तीसरी इसकी एक विशेषता है, केंद्र में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म किया गया, प्रांतों में समाप्त, और कहाँ लाया गया? केंद्र में। केंद्र में द्वैध शासन को लाया गया। और संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। संघ के आपसी विवादों में संघ के साथ किसी भी विवाद का निपटारा करने के लिए 1937 में एक संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थापित किया गया, जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। यानी कि भारत के दिल्ली में एक संघ न्यायालय की स्थापना की गई, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, और उसके खिलाफ जो भी रिट है वो कहाँ पर दायर की जा सकती थी? ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में, सिर्फ ब्रिटेन में दायर की जा सकती थी। अगली विशेषता है शक्तियों का विभाजन किया गया। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में केंद्र और प्रांतों की शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय थे? 59। प्रांत सूची में कितने थे? 54। और समवर्ती में कितने थे? 36। समवर्ती क्या होती है कि इस पे केंद्र और राज्य, केंद्र और प्रांत दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। जो भी रिमेनिंग पावर बच गई थी, जितनी भी शक्तियाँ बच गई थी, वो किसको दी गई? गवर्नर जनरल या वायसराय को। अगली एक विशेषता है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ किया गया था। मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन का अधिकार देकर 1919 में उसमें विस्तार किया गया और 1935 में उसमें और ज़्यादा विस्तार किया गया, जिसमें आंग्ल भारतीय, मुसलमान, सिख, ईसाई, यूरोपियों के अतिरिक्त हरिजन, इन सबको अलग अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र इन सबके बनाए गए।
इसमें केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना भी किसके अधीन हुई थी? 1935 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके जो प्रथम जो गवर्नर थे आरबीआई के वो कौन थे? सीडी देशमुख। ये कौन थे? स्वतंत्र भारत का यानी पहला भारतीय या स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर। और जब 1935 में इसका निर्माण हुआ था तब इसके गवर्नर कौन थे? ओ स्मिथ या ओर्सबर्न स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? एक न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया, कार्यपालिका प्रक्रिया है। तो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आइए देखते हैं इसको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है और अनुच्छेद 56 ख के तहत सिर्फ संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है और किसी भी कारण से राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया जा सकता। याद रखना इसको। सिर्फ राष्ट्रपति महाभियोग कब लाया जाएगा? जब ये कन्फर्म हो जाए कि संविधान का उल्लंघन हुआ है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसे लाने के लिए उस सदस्य के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर तथा 14 दिन पहले लिखित रूप से राष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक है। तो महाभियोग को कौन से सदन में लाया जा सकता है? राज्यसभा या लोकसभा, किसी में भी, कहीं भी लाया जा सकता है। इसके लिए 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी अनिवार्य है। चौदह दिन पहले सूचना देना अनिवार्य, सूचित करना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगला एक क्वेश्चन है, यह है इकोनॉमिक्स से। उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। यानी कि पूछने का सिंपल सा तात्पर्य है कि महंगाई कब बढ़ती है? महंगाई कब बढ़ती है? सिंपल सा पूछने का ये तात्पर्य है। जब बैंक दर में कमी कर दी जाती है, रिवर्स रेपो दर कम कर दी जाती है, वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर बढ़ा दिया जाता है और रेपो रेट बढ़ा दी जाती है। तो इसका आएगा बैंक दर जब कम कर दी जाती है तो महंगाई बढ़ जाती है। कैसे? आइए देखते हैं। उपभोक्ता कीमत सूचकांक सीपीआई घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए वस्तु एवं सेवाओं के औसत मूल्य को मापने का एक सूचकांक है। यानी कि घरेलू उपभोक्ता जो वस्तु और सेवा जो लेते हैं उनका औसत मूल्य है, उनका मापन किससे किया जाता है? सीपीआई से, उपभोक्ता कीमत सूचकांक से। विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तरह भारत में उपभोक्ता के स्तर पर मुद्रास्फीति की गणना की जाती है, क्योंकि भारत में उपभोक्ताओं की खपत और क्रय शक्ति आदि में व्यापक अंतर दिखाई देता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ने से कीमतों में वृद्धि होती है, अर्थात मुद्रास्फीति या महंगाई बढ़ती है। यानी कि वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ेगी तो कीमत में वृद्धि हुई, कीमत बढ़ेगी तो महंगाई आएगी। जब बैंक दर किसे कहते हैं? बैंक दर वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। यानी कि हमारा जो आरबीआई है, आरबीआई क्या है? केंद्रीय बैंक है। ये अन्य बैंकों जैसे हो गए, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, तो इन तरह के जो वाणिज्यिक बैंक है इनको जब ऋण प्रदान करता है तो जिस दर पे ऋण प्रदान करेगा उस दर को बैंक दर कहते हैं। तो अगर बैंक दर कम कर दी जाए तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, क्योंकि जब केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक दर कम कर दी जाती है तो वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से कम दर पर ऋण लेंगे और वाणिज्यिक बैंक आगे उपभोक्ता को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाएंगे। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी और लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, और क्रय शक्ति बढ़ने से लोग अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करेंगे, जिससे मांग में वृद्धि होगी। अतः मांग बढ़ने से मुद्रास्फीति में
वृद्धि होगी। आइए मैं सिंपल समझाता हूँ इसको, क्या है। छोड़िए आपने इसमें क्या लिखा है। यानी कि कहने का सिंपल सा तात्पर्य है कि जब भी, अलग पेज पे समझा देता हूँ मैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि आरबीआई बैंकों को कम ऋण पे ब्याज देगी, कम ब्याज पे ऋण देगी, ब्याज कम होगा तो बैंक क्या करेगी, बैंक उपभोक्ताओं को कम ब्याज पे ऋण देगी, उपभोक्ता ऋण देगी कम ब्याज पे। अगर कम ब्याज पे उपभोक्ताओं को ऋण मिला तो वो क्या करेंगे, वस्तुओं को खरीदेंगे, वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। वस्तु और सेवा ज़्यादा खरीदेंगे, वस्तु और सेवा ज़्यादा खरीदेंगे तो उनकी कीमत में वृद्धि होगी, और कीमत में वृद्धि होगी तो ऑटोमेटिक महंगाई आ जाएगी, महंगाई में वृद्धि होगी। यानी कि अगर आरबीआई ब्याज दर को घटा देती है तो महंगाई बढ़ेगी, आप सिंपल सा याद रखना। इसी तरह रिवर्स रेपो रेट और जो सीआरआर एसएलआर इनको भी घटाती है तो भी महंगाई में वृद्धि होती है, और अगर सीआरआर एसएलआर इनको बढ़ाती है तो महंगाई कम होती है। अगला एक क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित किया, इसका इस्तेमाल किसके उपचार में किया जाता है। जो लुकोस्किन जो औषधि है उसका इस्तेमाल किसके उपचार में किया जाता है, आपको ये बताना है। तो ल्यूकेमिया, ल्यूकोडर्मा, फेफड़ों का कैंसर और ल्यूकोरिया। तो इसका आंसर आएगा ल्यूकोडर्मा। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने लंबे रिसर्च के बाद ल्यूकोस्किन दवा तैयार की। इस दवा से सफ़ेद दाग, जिसको क्या बोला जाता है, ल्यूकोडर्मा नामक बीमारी को ख़त्म करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस हर्बल दवा को तैयार करने का श्रेय डीआरडीओ की पिथौरागढ़, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में स्थित प्रयोगशाला रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान DIBIR रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत कुमार पांडेय को जाता है। तो ये जो ल्यूकोस्किन है वो किसके लिए लाई गई है, ल्यूकोडर्मा, जिसको क्या कहते हैं, सफेद दाग। अगले क्वेश्चन है, एक तरफ तो आपको दे रखे हैं प्रक्षेपण यान लॉन्चिंग व्हीकल और दूसरी तरफ दे रखे हैं आपको सैटेलाइट। तो आपको मिलान करना है कि कौन से सैटेलाइट को कौन से लॉन्चिंग व्हीकल से प्रक्षेपित किया गया था। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए। PSLV से चंद्रयान 1 को भेजा गया था। तो ऑप्शन 3 का आएगा ए। ऑप्शन 3 का ए कहाँ पे है, 2 में नहीं होगा, 4 में नहीं होगा, 3 में नहीं होगा, तो बच कौन खिंचा गया, ऑप्शन 1। इसको भी आप कैसे करो, एलिमिनेशन मेथड से बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। उपग्रह प्रेक्षण यान सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या SLV का विकास भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा किया गया था। SLV का निर्माण किसने किया था, इसरो ने। कब किया था, 1970 के दशक में। यह प्रमोचक यान 40 किलो के पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। तो ये कितने वजन का उपग्रह पृथ्वी आसमान में ले जा सकता है, 40 किलोग्राम में, 40 किलोग्राम का उपग्रह ले जा सकता है। रोहिणी श्रृंखला के सभी 4 उपग्रह इसी प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किए गए थे।
तो याद रखना SLV को 1970 के दशक में लाया गया था और ये 40 किलोग्राम तक के जो पेलोड को है वो ले जा सकता है। उसके बाद आया गया ASLV, एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान का विकास 1980 के दशक में हुआ। ये 5 चरण का ठोस ईंधन प्रक्षेपण यान था। 150 किलो तक के वजन को ये ले जा सकता था, यानी इसमें 5 चरण थे। 150 किलो तक के पेलोड को ले जा सकता था। वो कहाँ पे? पृथ्वी की निचली कक्षा में, लियो में। ये लियो में ले जा सकता था। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के जो सबसे पास वाली जो कक्षा होती है उसको लियो, फिर मियो और उसके बाद जियो। इन 3 ही सत्र में उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है, याद रखना। उसके बाद है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका विकास 1990 के दशक में किया गया था। 1990 के दशक में अपने छोटे उपग्रहों को सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित करने के लिए किया गया था। अक्टूबर 1994 अपने प्रथम सफल प्रमोशन के पश्चात इसने लगभग जो सभी उड़ानें भरी है वो लगभग सफल की है, कोई 1-2 को छोड़कर उसकी जो सभी उड़ानें हैं वो सफल रही है अभी तक। तो भारत के 2 प्रमुख अंतरिक्ष यान चंद्रयान 1 और मंगलयान, जो भारत के 2 प्रमुख मिशन हुए थे, चंद्रयान प्रथम और मंगलयान, इनको किससे छोड़ा गया था? PSLV से। और इसकी ये कहाँ तक अपने उपग्रह को पहुंचा सकती है? GSLV, जियो तक, जियो की कक्षा तक। उसके बाद है GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका विकास भूस्थिर कक्षा में स्थापित करने के लिए किया गया था, जियो की कक्षा के लिए किया गया था। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। यानी कि GSLV से जो जियो की कक्षा में उपग्रह छोड़े जाते हैं वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। एडुसेट, इसका एक सफल परीक्षण है जो कब किया गया था? 20 सितंबर 2004 को किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षण सेवाओं को प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने के लिए कार्य करता है? तो कौन से विमान से हवा में ईंधन भरा जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका है इल्यूशियन सेकंड 78। इल्यूशियन सेकंड 78 रूस की इल्यूशियन एविएशन कॉम्प्लेक्स द्वारा विकसित एक 4 इंजन वाला एरियल रिफ्यूल विमान है। एरियल रिफ्यूल विमान क्या होता है? जो हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है, इसको एरियल रिफ्यूल विमान बोला जाता है। और ये इल्यूशियन सेकंड 78 कहाँ से लिया गया है? रूस से। किसके द्वारा विकसित किया गया है? इल्यूशियन एविएशन कॉम्प्लेक्स द्वारा। अगले है, नैनो तकनीक के निम्नलिखित उत्पादों को नैनो तकनीक की 4 पीढ़ियों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताना है कि पहले कौन आया फिर बाद में कौन आया था। तो इसका है ऑप्शन 3। ये मैं आपको समझा ही देता हूँ डायरेक्ट। तो नैनो एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है बोना या छोटा। ड्राफ्ट हिंदी में इसका अर्थ होता है सूक्ष्म या अत्यंत छोटा। यानी कि 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। ये इसका मान याद रखना आप, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। यानी कि 1 मीटर का 1 अरबवां भाग। अतः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर निर्माण ही नैनो तकनीक है। यानी छोटी से छोटी जो तकनीकी का निर्माण होता है वो क्या है? नैनो तकनीकी बोली जाती है। आज वस्तु के आकार को छोटा और मजबूत बनाने की होड़ सी मची हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में नैनो तकनीक विकसित करने के लिए
दुनिया भर में बड़े पैमाने पर शोध हो रहे हैं। अभी तक नैनो तकनीक के विकास क्रम में 4 पीढ़ियाँ बताई गई है। आइए देखते हैं वो 4 पीढ़ियाँ कौन सी है। तो पहली पीढ़ी की शुरुआत 2000 में हुई थी। इस पीढ़ी के अंतर्गत निर्मित पदार्थों को निष्क्रिय नैनो संरचना नाम दिया गया। तो याद रखना, पहली पीढ़ी के जो पदार्थ है उनको निष्क्रिय नैनो संरचना यह नाम दिया गया है। दूसरी पीढ़ी की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में मानी जाती है। और इस पीढ़ी को क्या नाम दिया है? सक्रिय नैनो संरचना। सक्रिय नैनो संरचना। तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 2010 में मानी जाती है। इसके अंतर्गत बनाए गए पदार्थों को सिस्टम ऑफ नैनो सिस्टम नाम दिया गया है। प्रमुख पदार्थों के बारे में बात करें तो पीढ़ी के अंतर्गत नैनो रोबोट और 3D नेटवर्क को शामिल किया गया, यानी इसमें नैनो रोबोट को शामिल किया गया है। तीसरी पीढ़ी में नैनो रोबोट। और चौथी पीढ़ी में 2015 में हुई इसकी शुरुआत। इस पीढ़ी के अंतर्गत बनने वाले पदार्थों को मोलिक्यूलर ऑफ नैनो सिस्टम नाम दिया गया। इस पीढ़ी में पहले की तीनों पीढ़ियों से बने पदार्थों का आधुनिकीकरण किया गया है, यानी कि पिछली 3 पीढ़ियां जो बनी हैं उसमें जितने भी निर्माण हुए हैं उनको आधुनिक करना, उन्हीं में नई नई तकनीकों है उनको मॉडिफाई करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों की सहायता से सही कथन का चयन कीजिए। पहला है, सर्वप्रथम व्यवसायीकरण किए जाने वाला आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकीकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर है, यानी कि जेनेटिकल मॉडिफाइड जो पहली जो फसल है वो फ्लेवर सेवर टमाटर है। फ्लेवर सेवर से पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं और पौधे पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जाते हैं, यानी कि जो फ्लेवर सेवर से जो पके हुए फल होते हैं वो ज़्यादा समय के लिए टिके रहते हैं पकने के बाद भी, और बाज़ार में फिर भेजे जाते हैं। फ्लेवर सेवर से पके हुए फलों में रंग होता है, किंतु पौधों पर पके फलों जैसे पूर्ण सहरुचिक सारणी का भाव होता है, यानी कि फ्लेवर सेवर से जो फल पकते हैं उनमें रंग तो होता है, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से जो फल पकते हैं उनके जैसा रंग नहीं होता, उनका जो अभाव होता है, उनका जैसा रंग होता है उसका अभाव होता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें आएगा पहला और दूसरा, केवल 2 ही सही है, तीसरा ये गलत है, क्योंकि फ्लेवर सेवर में भी वैसा ही रंग होता है जैसे कि प्राकृतिक रूप में होता है। तो फ्लेवर सेवर टमाटर पहला वाणिज्यिक रूप से उगाया गया जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्य पौधा है जिसे मानव उपयोग लाइसेंस प्राप्त है। यह कैलिफोर्निया की कैलगेन कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से टमाटर के प्राकृतिक रंग और स्वाद में अंतर लाए बिना उसके जल्दी से पकने की प्रक्रिया को धीमा करना है। तो याद रखना आप। टमाटर के प्राकृतिक रंग और स्वाद में अंतर लाए बिना उसके जल्दी से पकने की प्रक्रिया को धीमा करना है और मुलायम होने से भी बचाना है ताकि यह लंबे समय तक ठोस बना रहे। इसके लिए उन्होंने टमाटर द्वारा उत्पादित एक एंजाइम पॉलीग्लैक्टोनोइज के उत्पादन में हस्तक्षेप करने के लिए टमाटर में एंटीसिन जीन जोड़ा जो टमाटर को जल्दी पकने से रोकता है। तो इसमें क्या जोड़ा गया है? एक एंटीसिन जीन जोड़ा गया है जो टमाटर को जल्दी पकने से रोकता है। तो धन्यवाद आपका, आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक यू। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, थैंक यू।